हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। नमस्कार। आज मैं जो आपकी कहानी लेकर आई हूँ, यह कहानी शामसाबाद की है। एक कामवाली होती है, वो मिथिलेश गुप्ता के घर पर काम करने के लिए आया करती है। तो रोज़ की तरह वो डोरबेल बजाती है और डोरबेल बजाने के बाद में कोई आंसर नहीं आता। तो जब आंसर नहीं आता तो कामवाली अंदर की तरफ चल देती है और वहाँ पर वो नीचे से काम शुरू करती थी। काम ख़त्म करने के बाद में फिर ऊपर जाती थी। तो वो देखती है कि नीचे के सभी कमरों में ताला लगा हुआ है और अभी तक तो कमरे भी नहीं खुले हैं, वरना उसके आने से पहले ही वो कमरे भी खुल जाते थे। तब वो जैसे ही अपनी गर्दन ऊपर उठाकर देखती है, तो जाल पर मिथिलेश गुप्ता जी का पड़े हुए होते हैं और वो बहुत तेज़ चीखते हुए ऊपर भागती है और भागकर जाकर देखती है, तो जो मकान के मालिक हैं मिथिलेश गुप्ता, वो औंधे मुँह पड़े हुए थे जाल पर और बिल्कुल मरे हुए थे। फिर वो जैसे ही आगे कदम बढ़ाती है, तो जो उनकी पत्नी होती हैं, वो वहाँ पर अंदर मृत पड़ी हुई थी और उनके पैर में करंट लगाया गया था। तो इसके बाद में फिर वो जब चीखती चिल्लाती है, शोर मचाती है, तो गली मोहल्ले के लोग, इधर-उधर से लोग, सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं और आने के बाद में पुलिस को भी सूचना दे देते हैं। पुलिस अपनी फोरेंसिक टीम वगैरह सभी को लेकर वहाँ पहुँच जाती है और वहाँ पहुँचने के बाद जो नज़ारा होता है, तो उनके घर में कमरे में लगभग 7 सेफ थीं, जिनमें से 3 का ताला टूटा हुआ था, खुली पड़ी थी और जो 4 थीं, वो सब बंद पड़ी हुई थीं। तो पुलिस वालों को भी ये समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हुआ है, क्या हुआ है कि अगर चोर लूट-पाट के इरादे से आते, तो वो सारी सेफ खुली हुई होती। लेकिन यहाँ पर 3 सेफ खुली हुई हैं और 4 सेफ बंद हैं। इसी के बाद में जब चारों तरफ सोशल मीडिया पर सभी जगह पर यह वारदात फैल जाती है, तो जो सोमवती कामवाली होती है, वो मतलब बताती है कि मैं आई थी और आने के बाद में मैंने जब शोर मचाया, आवाज़ लगाई, तो मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं सुनाई दी, तो मेरे को भी बड़ा अटपटा लगा, बड़ी मैं दबे पैर उनके अंदर घर में गही गई थी। तो इसके बाद में जो मुकेश गुप्ता थे, वो सर्राफा कमेटी के सदस्य थे। जो मिथिलेश गुप्ता थे, वो सर्राफा कमेटी के अध्यक्ष भी थे, सदस्य भी थे। तो इससे सारी कमेटी पर बहुत बुरा असर पड़ता है और सभी लोग उसमें हड़ताल कर देते हैं और पूरा मार्केट बंद करा करा देते हैं और बोलते हैं कि जब तक इनका मतलब मर्डर करने वाला पकड़ा नहीं जाएगा, तब तक हम दुकानें नहीं खोलेंगे और ना ही इनकी चिता को मुखाग्नि देने देंगे। तो उनकी जो बेटी होती है, वो एक आगरा में डॉक्टर होती है और एक उनकी जो बेटी हैदराबाद में रहती है और एक बेटी गुजरात में। उनकी 3 बेटियाँ होती हैं। पैसे की कोई कमी नहीं होती। जो आगरा में डॉक्टर थी, वो उसको फ़ोन किया जाता है, वो तुरंत वहाँ से आती है और आकर माता-पिता को देखकर उसके मुँह से चीख निकल पड़ती है और वो बुरी तरह से रोने लगती है कि ये क्या हो गया? क्योंकि हम उनके पास में पैसे की कोई कमी नहीं थी। वो मददगारों के लिए सामान गिरवी रखकर उनको पैसा भी दिया करते थे। किसी को जितनी ज़रूरत पड़ती थी, वो उतने पैसे उनको दे दिया करते थे। पैसे की उनके यहाँ कोई भी कमी नहीं थी। 20-30 लाख, 50 लाख रुपए उनके घर में हमेशा अवेलेबल रहते थे। तो जो उनकी बेटी आगरा में होती है, वह आती है और आकर पुलिस को रिपोर्ट लिखवाती है। 302 के तहत वो अब उनकी रिपोर्ट भी लिखी जाती है और सब जो थी सबने सभी मोहल्ले वालों को, पड़ोसियों को दहशत में इस घटना ने डाल डाल दिया था। और जब उनके यहाँ पर सोनू और मोनू 2 भाई होते हैं, वो दूध देने के लिए आते हैं क्योंकि वो सभी पूरी कॉलोनी में जो 10-5 घर थे जान-पहचान के, उन सब में दूध दिया करते थे। तो होता ये था कि उनके जो मकान मालिक थीं, वो डिब्बा हमेशा गेट के पास रख जाती थीं और वो लगभग 8 से साढ़े 8 के बीच में दूध देने आते थे। तो उस दिन वो डिब्बा भी नहीं था, जैसा कि वो पुलिस को बताते हैं कि उस दिन उन्होंने दरवाजे पर डिब्बा नहीं रखा हुआ था। तो जब मैं ऊपर हम जाने लगे तो मैंने बहुत आवाज़ लगाई, लेकिन आवाज़ किसी ने मेरी नहीं सुनी, बहुत तेज़ आवाज़ में टीवी चला हुआ था। तो हम बाहर ही डोल रखा हुआ था, उसमें दूध पलट कर हम आ गए थे। तो हमने कोई ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश नहीं करी कि हो सकता है टीवी चल रहा है, दोनों टीवी देख रहे होंगे और घर में वो सिर्फ़ बुज़ुर्ग दंपत्ति रहते थे। जो मिथिलेश गुप्ता थे, उनकी उम्र लगभग 62 साल थी और उनकी पत्नी की उम्र लगभग 58-59 के साल के बीच में थी। तो जब वो बेटी आती है, बेटी बताती है कि हमारी तिजोरी में लगभग 1 करोड़ के से ऊपर कैश था और कम से कम 50-60 लाख के गहने भी हमारे घर में थे,
तो वो चोरी की वारदात भी लिखवाती है और जब वो और पाँचों सेफ को खोलती है तो उन सेफ में भी 10 लाख रुपए और लगभग 2 किलो के आसपास सोना भी उनके घर में रखा हुआ था। क्योंकि बहुत बड़े व्यापारी थे, कमेटी के सदस्य भी थे, तो उनके यहाँ पे सोना हमेशा एनी टाइम रहता था, क्योंकि कभी भी किसी भी सुनार को ज़रूरत पड़ती थी, तो वो वहाँ से सोना उठा लेते थे। तो तब उनकी बेटी कहती है कि ये चोर चोरी के वारदात से आया, लेकिन उसने ये 3 मतलब जो हमारी सेफ थी बाकी 4 वो खोली नहीं, तो इसलिए उसमें 10 लाख रुपए और लगभग 2 किलो के आसपास का सोना भी मिल गया। पुलिस पूरी जाँच-पड़ताल लगा देती है, क्योंकि पूरा सर्राफा बाज़ार बंद चल रहा था, सभी बहुत परेशान थे। और इसके बाद में जो उनके एसएसपी बबलू कुमार होते हैं, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम पूरी तरह से इन सबको, मतलब चोरों को जिन्होंने भी ये वारदात की है, उन्हें पकड़ लेंगे। जो मिथलेश थे वो 4 भाई थे, उनके तीसरे जो मिथलेश थे वो तीसरे नंबर के थे, और उनका जो एक भाई था वो डॉक्टर अवधेश सबसे बड़े बड़े थे, और वो भी डॉक्टर थे। जो दूसरे थे, उन दूसरे नंबर के थे, उनकी मृत्यु हो गई थी अखिलेश कुमार की, और सबसे छोटा भाई जो था वो सर्विस में सक्रिय था। तो सभी अपने-अपने काम में मतलब कर रहे थे, तो किसी पर किसी का कोई शक भी नहीं गया। उसके बाद में फिर वो उन्हें बस एक जब पूरी जाँच-पड़ताल पर लग जाते हैं, तो एक क्लू मिलता है। उस क्लू में उन्हें ये मिलता है कि उनके पास जो उस रात एक फ़ोन कॉल आई थी, वो उस कॉल को ही पकड़ते हैं, और उस व्यक्ति का पता चलता है कि वो एक नहीं 2 व्यक्ति वहाँ से फ़रार हैं। एक परचूने की दुकान किया करता था, और दूसरा भी वहीं पे पास में सुनार की दुकान पर बैठा करता था। जब वो पकड़ने के लिए पूरी उनकी सर्विस लाइन पे फ़ोन लगाए जाते हैं, तो वहाँ जाके पता चलता है कि वो शामली में पकड़े जाते हैं। शामली में उन्होंने एक कमरा ले रखा था, और वहीं पर वो रुके हुए थे। वहाँ से जब उन्हें अरेस्ट करके लाते हैं, तो वो एक पल भी नहीं लगाते जुर्म को कबूलने में, क्योंकि उन्हें पता था कि अब वो पूरी तरह फँस चुके हैं। तब वो बताते हैं कि हम दोनों में से एक ने बताया कि मैंने 10 लाख रुपए लिए थे, जो मतलब मर्डर करने वाला पकड़ा नहीं जाएगा, तब तक हम दुकानें नहीं खोलेंगे, और ना ही इनकी चिता को मुखाग्नि देने देंगे। तो उनकी जो बेटी होती है वो एक आगरा में डॉक्टर होती है, और एक उनकी जो बेटी हैदराबाद में रहती है, और एक बेटी गुजरात में। उनकी 3 बेटियाँ होती हैं। पैसे की कोई कमी नहीं होती। जो आगरा में डॉक्टर थी, वो उसको फ़ोन किया जाता है, वो तुरंत वहाँ से आती है, और आकर माता-पिता को देखकर उसके मुँह से चीख निकल पड़ती है, और वो बुरी तरह से रोने लगती है कि ये क्या हो गया? क्योंकि हम उनके पास में पैसे की कोई कमी नहीं थी। वो मददगारों के लिए सामान गिरवी रखकर उनको पैसा भी दिया करते थे। किसी को जितनी ज़रूरत पड़ती थी, वो उतने पैसे उनको दे दिया करते थे। पैसे की उनके यहाँ कोई भी कमी नहीं थी। 20-30 लाख, 50 लाख रुपए उनके घर में हमेशा अवेलेबल रहते थे। तो जो उनकी बेटी आगरा में होती है, वह आती है और आकर पुलिस को रिपोर्ट लिखवाती है। 302 के तहत वो अब उनकी रिपोर्ट भी लिखी जाती है, और सब जो थी, सबने सभी मोहल्ले वालों को, पड़ोसियों को दहशत में इस घटना ने डाल डाल दिया था। और जब उनके यहाँ पर सोनू और मोनू 2 भाई होते हैं, वो दूध देने के लिए आते हैं, क्योंकि वो सभी पूरी कॉलोनी में जो 10-5 घर थे जान-पहचान के, उन सब में दूध दिया करते थे। तो होता ये था कि उनकी जो मकान मालिक थीं, वो डिब्बा हमेशा गेट के पास रख जाती थीं, और वो लगभग 8 से साढ़े 8 के बीच में दूध देने आते थे। तो उस दिन वो डिब्बा भी नहीं था, जैसा कि वो पुलिस को बताते हैं कि उस दिन उन्होंने दरवाजे पर डिब्बा नहीं रखा हुआ था। तो जब मैं ऊपर हम जाने लगे, तो मैंने बहुत आवाज़ लगाई, लेकिन आवाज़ किसी ने मेरी नहीं सुनी। बहुत तेज़ आवाज़ में टीवी चला हुआ था, तो हम बाहर ही डोल रखा हुआ था, उसमें दूध पलट कर हम आ गए थे। तो हमने कोई ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश नहीं करी कि हो सकता है टीवी चल रहा है, दोनों टीवी देख रहे होंगे, और घर में वो सिर्फ़ बुज़ुर्ग दंपत्ति रहते थे। जो मिथलेश गुप्ता थे, उनकी उम्र लगभग 62 साल थी, और उनकी पत्नी की उम्र लगभग 58-59 के साल के बीच में थी। तो जब वो बेटी आती है, बेटी बताती है कि हमारी तिजोरी में लगभग 1 करोड़ के से ऊपर कैश था, और कम से कम 50-60 लाख के गहने भी हमारे घर में थे। तो वो चोरी की वारदात भी लिखवाती है, और जब वो और पाँचों सेफ को खोलती है, तो उन सेफ में भी 10 लाख रुपए और लगभग 2 किलो के आसपास सोना भी उनके घर में रखा हुआ था। क्योंकि बहुत बड़े व्यापारी थे, कमेटी के सदस्य भी थे, तो उनके यहाँ पे सोना हमेशा एनी टाइम रहता था, क्योंकि कभी भी किसी भी सुनार को ज़रूरत पड़ती थी, तो वो वहाँ से सोना उठा लेते थे। तो तब उनकी बेटी कहती है कि ये चोर चोरी के वारदात से आया, लेकिन उसने ये 3 मतलब जो हमारी सेफ थी बाकी 4 वो खोली नहीं, तो इसलिए उसमें 10 लाख रुपए और लगभग 2 किलो के आसपास का सोना भी मिल गया। पुलिस पूरी जाँच-पड़ताल लगा देती है, क्योंकि पूरा सर्राफा बाज़ार बंद चल रहा था, सभी बहुत परेशान थे, और इसके बाद में जो उनके एसएसपी बबलू कुमार होते हैं, उन्होंने आश्वासन दिया
कि हम अब पूरी तरह से इन सबको मतलब चोरों को जिन्होंने भी ये वारदात की है उन्हें पकड़ लेंगे। जो मिथलेश थे वो 4 भाई थे, उनके तीसरे जो मिथलेश थे वो तीसरे नंबर के थे और उनका जो एक भाई था वो डॉक्टर अवधेश सबसे बड़े बड़े थे और वो भी डॉक्टर थे। जो दूसरे थे उन दूसरे नंबर के थे उनकी मृत्यु हो गई थी अखिलेश कुमार की, और सबसे छोटा भाई जो था वो सर्विस में सक्रिय था। तो सभी अपने-अपने काम में मतलब कर रहे थे, तो किसी पर किसी का कोई शक भी नहीं गया। उसके बाद में फिर वो उन्हें बस एक जब पूरी जाँच-पड़ताल पर लग जाते हैं तो एक क्लू मिलता है। उस क्लू में उन्हें ये मिलता है कि उनके पास जो उस रात एक फ़ोन कॉल आई थी, वो उस कॉल को ही पकड़ते हैं और उस व्यक्ति का पता चलता है कि वो एक नहीं 2 व्यक्ति वहाँ से फ़रार हैं। एक परचूने की दुकान किया करता था और दूसरा भी वहीं पे पास में सुनार की दुकान पर बैठा करता था। जब वो पकड़ने के लिए पूरी उनकी सर्विस लाइन्स पे फ़ोन लगाए जाते हैं, तो वहाँ जाके पता चलता है कि वो शामली में पकड़े जाते हैं। शामली में उन्होंने एक कमरा ले रखा था और वहीं पर वो रुके हुए थे। वहाँ से जब उन्हें अरेस्ट करके लाते हैं, तो वो एक पल भी नहीं लगाते जुर्म को कबूलने में, क्योंकि उन्हें पता था कि अब वो पूरी तरह फँस चुके हैं। तब वो बताते हैं कि हम दोनों में से एक ने बताया कि मैंने 10 लाख रुपए लिए थे, जो परचूने की दुकान करता था कि 5 लाख रुपए मैंने लिए थे और हम पर उन्होंने बहुत बुरी तरह से प्रेशर बना रखा था। पैसे की हमारे पास में कोई जुगाड़ हो नहीं पा रहा था। तब हमें ये भी पता था कि उनके घर में लॉकर की चाबियाँ कहाँ रहती हैं, कहाँ नहीं रहती, क्योंकि बहुत निजी थे हम उनके घर पे आने-जाने वाले थे कि पहले दिन भी हम मौत की मतलब लूट-पाट के इरादे से गए थे, तो उनकी पत्नी ने दरवाज़ा नहीं खोला था। और दूसरे दिन जब मैंने फ़ोन करके कहा कि मैं आपके 10 लाख रुपए देने के लिए आ रहा हूँ, आप भाभी जी से कहिएगा कि वो दरवाज़ा खोल देंगी, क्योंकि जिसके यहाँ पर करोड़ों की संपत्ति रखी रहती है, तो वहाँ ताला इतनी आसानी से नहीं खुलता। तो वो अपनी पत्नी को फ़ोन करके कहते हैं कि फलाँ आदमी 10 लाख रुपए लेकर आ रहा है और तुम उससे ले लेना। जैसे ही पत्नी दरवाज़ा खोलती है, तो जो वो पैसे लेकर आया हुआ होता है, दोनों अपने थैले में तार, चाकू और जो भी उन्हें हथियार ले जाने थे, वो ले गए थे, पिस्टल वगैरह लेकर नहीं गए थे। तो उनकी पत्नी के दरवाज़ा खोलते ही सामने से उन्होंने तार निकाल रखा था हाथों में और उनकी पत्नी की जो गर्दन थी, उसको इस तरह से सामने से यूँ करके यूँ खींच दिया पीछे को। खींचने के बाद में वो वहीं पर मर जाती है और फिर वो अपने हिसाब से उन्होंने जो सामान चोरी किया था लगभग 4 करोड़ का उन्होंने बताया। जो पुलिस ने मतलब उसकी जाँच-पड़ताल की तो पता चला कि 4 करोड़ के आस-पास वो सोना उनके पास में मिला है, जो उन्होंने वापस कर दिया है। तो उसके बाद में फिर लगभग 15 मिनट जब सेफ वगैरह सब खोल लिए, उन्होंने सामान थैले में भर लिया, वो निकलने ही वाले थे। इतने ही मिथिलेश गुप्ता जी घर पर आ जाते हैं। ये लगभग 8 सवा 8 के करीब का टाइम था और जैसे ही उनके लिए वो दरवाज़ा खोलते हैं, खोलने के साथ उनकी गर्दन पर भी इसी तरह वार करते हैं। दोनों को चीखने का मौका भी नहीं दिया जाता और मारकर उन्हें जाल पर गिरा देते हैं और अपना बैग लेकर, जो पैसों से और ज्वेलरी से भरा हुआ बैग था, उसको चले जाते हैं। तो कितने भी लोग मतलब हमारे जानकार हैं, कितने अज़ीज़ हैं, घर में आने की परमिशन किसी को भी होनी नहीं चाहिए और अगर कोई कितना भी ख़ास क्यों ना हो, उसे अपने कहीं भी राज़दार नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि जहाँ पर जहाँ जहाँ पर हम विश्वास करते हैं, वहीं पर ये चीज़ें होती हैं। तो हमें किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए और बड़ी समझदारी से काम लेना चाहिए और इस कहानी को सुनाकर मुझे किसी को दिल दुखाना नहीं है। सिर्फ़ सक्रिय करना है कि हमें कैसे लोग लोग होते हैं जो हमें धोखा दे देते हैं। एक करोड़पति इंसान की इस तरह से मृत्यु हो जाती है, जैसा कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। और अगर कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।